सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीयूईटी फिजिक्स 2025 में जो पहला हमारा अध्याय शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी बातों को शुरू करते हैं और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पहले यूनिट में, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान देनी है अपने इस प्रिपरेशन में। देखिए सीयूईटी का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो भाई जल्दी से जल्दी लग जाइए, क्योंकि समय बहुत है कम और काम बहुत है ज्यादा। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चार्ज क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ आज हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा कि चार्ज के साथ साथ देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी होंगे यहां पे, क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कर लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कूलम्ब्स लॉ के, उसको डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ एंड देन क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई होने वाली है। और यहां पे देखिए जब हम चीजों को ऑर्डर करते हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्टडी को भी हेल्प करता है। कब हेल्प करता है? जब हमें रिवाइज करना होता है। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन कौन सा बचा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो भाई अभी आपने चार्ज पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो चलिए हमारा चार्ज का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिमिलर वे में हम जब कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है, और उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ऐसे हमारा जो कि फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ हम यूज करते हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा डिस्कशन आज का रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, देखिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई चार्ज के बारे में। और उससे भी पहले जो हमारा यूनिट है, जो पहला यूनिट है जिसमें हमें बेसिकली 2 चैप्टर कवर करने हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और एक बात और, यहां जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे वो सीयूईटी के साथ साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रख के हम करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चीजें तो सिमिलर होती है ना, कोर्स तो हमारा लगभग सिलेबस सारी चीजें सेम है, और जो क्वेश्चनिंग है वो एमसीक्यूज वहां भी आपको कुछ मिलते हैं, और एमसीक्यू यहां भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। लेवल भी आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है, सीयूईटी थोड़ा डेप्थ है। तो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाए, और उसके बाद हम सीयूईटी पे भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अल्टीमेटली थियरी तो भाई पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितना ज्यादा आप थियरी पढ़ेंगे, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उतना इजी रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि दोनों चीजें अलग है। अल्टीमेटली सिलेबस अगर एक ही है तो फिर अप्रोच भी कुछ हद तक जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो तो आपको वैसा ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सीयूईटी में अल्टीमेटली हमें करना यह है कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो देखिए जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होता है, तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। भाई स्टैटिक्स का मतलब यह रेस्ट से, यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। होता यह है कि देखिए एक बेसिक सी बात है कि हमारे पास एक सिंपल चार्ज होता है। अभी चार्ज क्या होता है इस पे मैं बात करूंगा। मैं जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो बाकी ब्रांचेस हैं, जो आपकी फिजिक्स है 12th की, वो कैसे रन करती है, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल एक चार्ज है, ये चार्ज को मैं क्यू कह दे रहा हूं, ये हमारा एक चार्ज है, ठीक है। अब इनिशियली ये रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। तो जो इसकी स्टडी करने के लिए ब्रांच होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब अगर सेम चार्ज मोशन करे, क्या करे, मोशन,
लेकिन कैसे मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जो इसकी स्टडी होती है वो आपकी, अब भाई ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। यहां तक आपके तीन जो, अगर आप ऐसे चैप्टर वाइज देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल वाले में अगर जब चार्ज रेस्ट में था तो आपने पहला और दूसरे चैप्टर में उसकी स्थिति को पढ़ लिया, उसके डायनामिक्स को पढ़ लिया। उसके बाद जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके डायनामिक्स को आप जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें आप उसको स्टडी करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि यही जो हमारा चार्ज है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर हमारा जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। तो हम उसकी स्टडी करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जनरेट करते चले जाते हैं। और ये पूरी स्टडी, ये जो पूरे फिनोमेना है, इसको हम अलग अलग चैप्टर्स में करते हैं, और यही आपका एनसीईआरटी का पार्ट 1 है। अब सोचिए तीन ही फिनोमेना है, मतलब कहने को मतलब ये है कि हम चार्ज की ही स्टडी करते हैं। एनसीईआरटी पार्ट 1 अगर आप देखेंगे जो आपके 8 चैप्टर तक है, वहां पे आप हर में कहीं ना कहीं चार्ज के अलग अलग बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं, बस रूप बदल जाता है। यानी कि पहले चार्ज हमारा रेस्ट में होता था, फिर चार्ज मोशन कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट फिर वो क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब एक्सेलरेट कर रहा है तो चीजें और बदल जा रही हैं, तो वो क्या बदलाव आ रहे हैं वो हम अगले धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस, तो उसके लिए आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई चार्ज क्या है, ठीक है। देख लीजिएगा चार्ज क्या है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल या मैटर की, जो कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स दूसरे पार्टिकल पे एक्सर्ट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ओरिजिनेट करता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक कोई भी मैटर पार्टिकल है तो उसकी वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे पार्टिकल पे, अपने जैसे या दूसरे अन्य मैटर पार्टिकल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, और साथ ही साथ वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स दोनों के लिए वो लागू होता है। इट मींस कि अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल विच experiences a force of attraction और repulsion और originates a force, जिससे कि वो दूसरे मैटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है या रिपल्शन लगा सकता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गई चार्ज की। अच्छा, ये तो बात हो गई चार्ज की। अब सवाल ये आता है कि भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये याद रखना है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट कूलम है, ठीक। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये बेसिक चीजें हैं भाई। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो देखिए ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जनरली हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई हम जैसे चार्ज प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास अगर कोई बॉडी है, सपोज कोई भी एक बॉडी है, तो क्या वो पहले से चार्ज रहेगी या फिर वो न्यूट्रल रहेगी? चार्ज प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो देखिए चार्ज को प्रोड्यूस करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप रब करके भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक चार्ज बॉडी ले आकर के दूसरे अनचार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो इंडक्शन से वहां भी चार्ज कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसफर होंगे और वो चार्ज हो जाएगा। और तरीके एक होते हैं कि आप एक चार्ज बॉडी को बस दूसरे चार्ज बॉडी के जस्ट आप टच भी करा सकते हो और पास भी लेके जा सकते हो। उन दोनों केसेस में जो बॉडीज हैं उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और वो बॉडीज चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि हम अलग अलग तरीके से किसी भी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये तो बात हो गई चार्ज की। देखिएगा आगे
भाई प्रॉपर्टीज क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो हम इसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। तो पहला देखिएगा, पहली जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर के होते हैं। एडिटिव नेचर इन द सेंस कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सपोज ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, माइनस Q4 है, Q5 है, माइनस Q6 है, Q7 है, एंड सो ऑन अप टू Qn है। तो अब ये हमारा एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम, ठीक। अब कोई आपसे ये जानना चाहे कि भाई इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, भाई कहेगा ना कि हाँ चलो बताओ टोटल चार्ज इस सिस्टम पे कितना है, तो जो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज होगा वो इन सभी चार्जेस का जो इंडिविजुअल चार्ज उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो वही उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी कहते हैं कि जो चार्ज का नेचर है वो एडिटिव नेचर का है। इट मींस कि अगर हम टोटल नेट चार्ज लिखें, यहाँ पे क्यू नेट लिखें, ठीक है, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अच्छा विद साइन भी लिखना, ये भी ध्यान देना है, प्लस Q3, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस Q4, ठीक है, इसके आगे प्लस Q5, ठीक है, प्लस माइनस Q6 प्लस Q7 एंड सो ऑन अप टू Qn। तो यहां से हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज होगा तो सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो जो टोटल आएगा वो इस सिस्टम पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे एक सिस्टम है, ठीक है, अब इस सिस्टम पे मान लेते हैं कि 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, प्लस 2 कूलम, माइनस 2 कूलम, ठीक है, 5 कूलम, ठीक है, माइनस 3 कूलम और 1 कूलम, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि उस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो एकदम सिंपल सी बात है, सबको क्या कर देते हैं, क्यू नेट, अगर इसका निकालना हो, क्यू नेट निकालना हो तो आप ऐड करते जाइए, तो 2 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 3, ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहां से 5 प्लस 1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 यानी 3 कूलम। तो नेट चार्ज इस पे कितना आ गया, क्यू नेट कितना आ गया, क्यू नेट यहां पे आ गया, देखिएगा ये जो क्यू नेट आया है ये आपका 3 कूलम आया है, ठीक। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव नेचर का यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमें किसी सिस्टम में टोटल चार्ज पूछेगा, यहां पे ध्यान देना है कि जो हम ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी, मतलब साइन भी देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर सब नेगेटिव जाएंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ओवरऑल सिस्टम में ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सिस्टम में ज्यादा है तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को शो करेंगे ना, ठीक है, तो वो चीज ध्यान देनी, ये नहीं कि बस केवल मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करना है, वहां पे साइन को भी कंसीडर करना है, ठीक। ये तो हो गई पहली बात, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब बात कर लेते हैं अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये सबसे, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में आपके, ठीक है, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, दोनों में यहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, देख लेते हैं उसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमें ये बता रहा है, क्वांटाइजेशन का मतलब, तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी कोई भी चीज जिसका ट्रांसफर हो रहा है या जो इंटीजर में हो यानी इंटीग्रल मल्टीपल में हो, यानी चार्ज यहां पे क्या है, क्वांटाइज्ड है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट मींस दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर अगेन वही बात आ गई, क्वांटाइजेशन पढ़ा रहे थे, क्वांटाइज बोल दिए, तो क्वांटाइज का मतलब है कि अगर हम, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि एक सिस्टम है, या मैं एक दीवार समझ लेता हूं, ठीक, एक दीवार है, ठीक। अब उस दीवार को अगर बनाना है तो हम सबसे पहले छोटे छोटे क्या करेंगे, ईंटों से बनाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, ईंटों से बनाएंगे। इन जनरल अगर हमें एकदम ईंटों को लगाते जाना है तो हमारी दीवार तैयार हो जाएगी। कंडीशन ये रहती है कि भाई एक ईंट को ही लगाना है, ठीक है, तो अगर मिनिमम भी हम देखें पूरे दीवार में तो लगी क्या है, सभी ईंटें ही लगी हैं, ब्रिक्स लगे हैं, ठीक। तो वो जो ब्रिक है वो एक यूनिट है ना, 1 यूनिट है ना,
ठीक, ऐसा तो नहीं कि हम उसको पार्ट वाइज करके जोड़े, तो भाई किया जाता है, हाफ ब्रिक्स भी लगाए जाते हैं, बट इन जनरल मैं अगर उसको एक यूनिट मानूं तो ऐसे कई सारे यूनिट वाइज करते करते हमारा पूरा एक वॉल तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से, उसी टाइप से अगर सपोज करिए कि ये हमारा एक सिस्टम ए है और ये एक सिस्टम बी है, और अगर इस सिस्टम ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, समझिएगा, अगर इस सिस्टम ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्मेट में होगा, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाए या 2 इलेक्ट्रॉन जाए या 3 इलेक्ट्रॉन जाए या 10 इलेक्ट्रॉन जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। ये सब तो जा सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होगा, यानी कि जब भी चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, तो वो हमेशा इंटीजर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, कभी भी वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी कि जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, कभी भी उसका फ्रैक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे ऐसा भी होता है ना कि हम किसी से कोई सामान ले रहे होते हैं, अब वो हमें एक मतलब उसका आधा अधूरा तो कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कंप्लीट एक हमको पूरा चाहिए। तो अगर आप किसी से कुछ ऐसा ले रहे हैं तो भाई 1 2 3 4 इंटीजर में ही रहेगा ना, वो तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक। सेम चीज यहां पे कि अगर बॉडी ए है और बॉडी बी है, और बॉडी ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बॉडी बी रिसीव कर रहा है, तो हमेशा वो इंटीजर में ही होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से एक रिलेशन बहुत ही अच्छा निकल करके आता है, देखिएगा उसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या रिलेशन आता है, ठीक है। आपको वो इंपॉर्टेंट है और वही याद रखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम पे क्यू नेट, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्यू बराबर एन ई, जहां पे Q क्या है, नेट, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड, यहां पे जो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये रही बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। फिर से मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में और सीयूटी में भी पूछ जाते हैं, इसी को थोड़ा घुमा करके भी पूछ सकता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं, मतलब कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे होंगे तो हमेशा इंटीजर में होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होंगे, यानी कंप्लीट ट्रांसफर होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगला, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल सा ये एक लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो भी चार्ज है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट कैन neither be created nor destroyed, only it can be transferred from one body टू एनदर। यानी क्या कह रहा है कि भाई जो चार्जेस हैं वो कंजर्व होंगे, यानी कि एक बॉडी, वो कंजर्व का मतलब हम उसके ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात याद रखना है कि हम जस्ट उसका ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ठीक है। तो ये बात हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। देखिएगा आगे, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि
भाई क्वेश्चन करना ऑब्वियस सी बात है, इसलिए कि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, डरना नहीं है इससे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेट, क्वेश्चन चेंज हो गया यार, देख रहे हो, डर जा रहा है। हाँ, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और कितना चार्ज दिया है 1 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू कितनी दे दी है 1 कूलम, ठीक। तो भाई n पूछा है, Q दिया है, कौन सा रिलेशन लगेगा, अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है, Q बराबर NE, ठीक। Q दिया है, n निकालना है, E पता है, E तो पता है ना, अभी भी पता है, E पता है। हाँ देखो 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम मतलब ये यूनिट से यूनिट काट नहीं रहे, इन द सेंस कि भाई रेशियो n तो नंबर आएगा तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा ना, यूनिट लेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से n इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, वो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। अब यहां से एक और चीज आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 अपॉन में 1.6, ठीक। n इज इक्वल टू, या n बराबर, ये एक डेसिमल वेसिमल सब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा एक, मैं इसको 100 लिख दे रहा हूं, अपॉन में 16 इंटू 10 पे पावर 18। तो अब पावर से भी मिला सकते हो, 10 पे पावर -18 होगा नहीं, 10 पे पावर 19 और -19 होगा नहीं, तो होगा क्या, यही होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पावर से भी कर सकते हो, इसको यहीं से कर सकते थे, एक डेसिमल हटाते पावर एक कम हो जाता तो वहीं से सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, केवल पावर्स को मिला लो पहले। तो यहां हम देख रहे हैं केवल 10 टू द पावर 18 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी में -18, 19 और 19 तो आएगा ही नहीं, तो उसको छोड़ देना, -18 भी नहीं आएगा, ठीक है। नंबर्स पूछ रहे, नंबर जनरली इन केस वो इंटीजर्स में होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है उस चीज को, तो क्या ऑप्शन होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, आपको क्या दिया हुआ था कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने यहाँ 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे Q इज इक्वल टू NE, जो अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी पे क्वेश्चन था, ठीक। चले आगे देखो, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट, अरे यार, हाँ आ जाओ भाई, बेसिक क्वेश्चन है थियरी पे, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। Which of the following is not a property of charge? इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज की नहीं है, नहीं बताना है, ध्यान देना, नहीं बताना है, मतलब जो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, चार्ज क्वांटाइज होता है, स्केलर होता है, एडिटिव होता है। लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बोल रहा है कि अफेक्टेड बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो हम रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं उससे ये अफेक्ट होगा। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे, यहां पे कुछ और है, दूसरा फ्रेम सपोज कर दे, वहां पे उसी चार्ज को ले जाए तो वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, ठीक है। चले आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेशन वाइज है और इस पे लोग ध्यान बड़ा कम देते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूं। चार्ज बॉडीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इफ, ध्यान समझना, 2 चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, एक ये है Q1, एक ये है Q2, ठीक है। चार्ज बॉडीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज इज, हम उसको कब पॉइंट चार्ज कहेंगे, किसी भी चार्ज बॉडी को हम कब पॉइंट चार्ज कहेंगे। अगर बॉडीज बोला मतलब 2 बॉडीज हैं, तो मैं एक Q1 मान लिया, एक Q2 मान लिया, इन दोनों को हम कब पॉइंट चार्ज कहेंगे, वही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है बॉडीज इज, अगर कब होगा, यहां से पढ़ना है, क्वेश्चन को यहां से उठाना है। इफ बोला ना, इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडी इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ये हो सकता है, या ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन देम, या इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन देम, या इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो भाई ऐसा है कि चार्ज बॉडीज को हम कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज कब, जब ये दोनों चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब एक चार्ज हमारा Q यहां पे रखा हुआ है Q1, और एक दूसरा चार्ज बहुत दूर कहीं इधर रखा हुआ है Q2, ठीक है।
तो अगर ऐसा हो जब Q1 और Q2 के साइज के कंपैरिजन में उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, अगर ये R की वैल्यू बहुत लार्ज हो इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ Q1 एंड Q2 या साइज ऑफ Q1 एंड Q2, तो उस केस में हम कहेंगे कि Q1 और Q2 क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, याद रखना है भाई। कुलम्स लॉ अभी इसी पे आगे बात होगी कि जो कुलम्स लॉ हमारा वैलिड होता है या कुलम्स लॉ जो डिस्कस करते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए ही डिस्कस करते हैं। इट मींस कि जो साइज होगा उन दोनों चार्जेस का वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडी इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पॉइंट चार्ज कब बोलेंगे, जब ऐसे चार्ज इनका जो डायमेंशन है, जो लीनियर साइज है, वो लीनियर डिस्टेंस से कंपैरिजन में बहुत कम हो। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई बात करना है कुलम्स लॉ पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं अपनी बातचीत को कुलम्स लॉ पे। भाई देखो, कुलम्स एक बहुत ही अच्छे हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं मेरे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये कह दी कि चलिए मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये बात याद रखना है, किनके बीच की बात कर रहे हैं, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों चार्ज मूव कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद रखना है कि ये कुलम्स लॉ कब लगता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस जो होंगे वो क्या होगा। तो पहली बात वो कह रहे हैं, अगर मैं ऐसा रख देता हूं कि ये एक हमारा Q1 यहां पे है और एक यहां थोड़े से दूर पे Q1 है, थोड़े से दूर का मतलब Q1 Q2 साइज से तो डिस्टेंस ज्यादा होगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है तो उसके साइज से डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक, अब ये कह क्या रहे हैं उसकी बात को देख लेते हैं। पहला है कि भाई जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि F जो होगा, जो ये F लग रहा है, ये प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। इक्वेशन 1 कर लिया भाई। दूसरा कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब यह है कि जो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है, जो फोर्स लग रहा है, वो उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। तो अब जरा इनके दोनों बातों को हम मिला करके देख लेते हैं, क्या कोई नई बात आती है क्या। तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे K क्या है, तो K हमने चूंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है तो K क्या है, कांस्टेंट है, इज अ फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, अब K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नियरली आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट भी आएगा भाई, ध्यान देना है। यूनिट क्या आ जाएगा इसका, K का यूनिट आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, फिर से समझना है, हमने यहां तक तो बात कर ली कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली रिलेटेड 1/r स्क्वायर, कंबाइन कर दिया, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है, K एक फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने बता दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करना है, ठीक, बात करना है एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे अब इसकी जब वैल्यू रखेंगे ना तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आएगा। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिर से एक सवाल, तो एप्सिलॉन नॉट है भैया, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी आप कह सकते हो। ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हर एक मीडियम का अपना एक परमिटिविटी होती है। एक परमिटिविटी यानी जो परमिट कर रही है उन दोनों चार्जेस को कि आप आपस में एक
पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सको, तो हर एक मीडियम की अपनी परमिटिविटी, जैसे हम इसको एयर में रख दिए, यानी कि हमने जब दोनों चार्जेस को एयर में रख दिया है, ठीक है, ये एयर है, अभी मैं कह रहा हूं यहां पे एयर है, ठीक, तो उस केस में जो ये Q1 और Q2 फोर्स लगाएंगे उसका कुछ अपना एक प्रभाव होगा। अब मैं कहूं कि चलो भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको एक डब्बे में बंद करते हैं, जिस डब्बे में क्या है, डब्बे में पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, Q1 है और ये Q2 है, डिस्टेंस R है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको एयर में रखा था तब वाला जो फोर्स और जब उसको हमने किसी मीडियम में रख दिया तब फोर्स, दोनों में परिवर्तन तो आएगा ना भाई। तो वही बात है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां नॉट सिंबल डिनोट कर रहा है फ्री स्पेस को, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये फ्री स्पेस की है। जब हम मीडियम की बात करेंगे, यानी न्यूटन कूलम्ब्स लॉ को जब हम किसी मीडियम के लिए लिखेंगे फोर्स, तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इतनी चीजों को नोट करते जाइएगा क्योंकि इस शॉर्ट नोट्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं ना, मैंने के की वैल्यू बता दी, एप्सिलॉन नॉट बता दिया, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब उसका डिस्कशन होगा भाई। यहां पे देखो बहुत ही प्यार से हम इसको सीखने वाले हैं। तो अगर फॉर मीडियम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स फॉर मीडियम ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक, किसी मीडियम के लिए अगर हमको लिखना हो तो ये हो जाएगा। और हमने अभी फ्री स्पेस के लिए लिखा था, यानी कि एयर के लिए लिखा था, तो वो हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, होगा ना। तो यहां से अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कुछ चीजें यहां से आ जाएंगी कि भाई जब आप F एयर अपॉन F मीडियम करेंगे तो यहां से आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m, ठीक है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो वहां से हम एक और कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर सपोज कि जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है कि हम k को लिखते हैं एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, यहां से अगर हमको किसी मीडियम का परमिटिविटी लिखना होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख देंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत यूज होने वाला है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगर सिंपल क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बताने का मतलब टाइप बता दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि दो चार्जेस थे Q1 और Q2 जो कि किसी डिस्टेंस पे रखे गए थे एयर में, उनके वजह से कुछ फोर्स आया है। सपोज मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्जेस की वजह से जो पहले कंडीशन पे जो फोर्स आया है वो है x, ठीक। अब उन्हीं दोनों चार्जेस को उठा करके हम किसी मीडियम में रख रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू आपको दे दिया है। सपोज k की वैल्यू आपको दिया है y, ठीक है, समझिएगा, ये क्या दिया है, ये फोर्स दिया है। मैं यहां कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि पहले इनिशियल जो फोर्स दिया है वो दिया है x और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू दिया है y। तो अब आपसे पूछा है कि उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो जो पहले फोर्स था उसको डाइलेक्ट्रिक k से डिवाइड कर दो, यानी कि x बाई वाई आ जाएगा। ये एक जनरल मैंने पर्सपेक्टिव बताया है, आप ये भी समझ सकते हो, f मीडियम अपॉन f बाई के, आप यहां तक भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका टाइम बचाएगा कैलकुलेशन में। जब तक आप दोनों को वैल्यू रखोगे, डिवाइड करोगे, सीधे f मीडियम बराबर f बाई के, f क्या है, एयर में जितनी चीजें है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कूलम्ब्स लॉ में, ठीक। तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ की भाई। अच्छा एक और चीज अभी छूट रही है, देखिएगा, एक चीज की बात और कर लेता हूं, इधर आपने नोट कर लिया होगा तो बात करते हैं। हालांकि बहुत छोटी चीज है, बहुत ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, तो जैसा कि हमको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R वेक्टर का स्क्वायर
आर कैप। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो अलोंग दी जो जिस चार्ज की तरफ हम लेके चल रहे हैं अलोंग द रेडियल फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो कैसे हम इसको कहें, जैसे देखिएगा यहां पे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो अगर मैं कहूं कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इधर देखिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और मैं ये जानना चाह रहा हूं Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ये होगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक, और Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स इधर होगा, तो फोर्स ऑन Q1 ठीक है ड्यू टू Q2। ठीक, दोनों ही ऑपोजिट होंगे, इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे, तो यही से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी प्रूव करते हैं, कूलम्ब्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, जहां पे हम ये लिखते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये रही पूरी बात कूलम्ब्स लॉ की। चलते हैं आगे और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं भाई कूलम्ब्स लॉ पे, देखिएगा। ओके ना, हाँ पहला सवाल कूलम्ब्स लॉ पे, तो देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रो कूलम्ब, ये माइक्रो कूलम्ब है, मतलब चार्ज की एक छोटी यूनिट है माइक्रो कूलम्ब। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, ये याद रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रो कूलम्ब एंड 2 माइक्रो कूलम्ब आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, they experience an attractive force F. If they are brought in contact with each other and then separated to the same distance, the new repulsive force between them will be. यहां पे एक और चीज आपको ध्यान देना, ये -2 माइक्रो कूलम्ब होगा क्वेश्चन में। ठीक है, -2 कर लीजिएगा उसको। तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस थे, सपोज पहला जो चार्ज है वो है आपका +4 माइक्रो कूलम्ब का, और दूसरा एक चार्ज है जो कि है -2 माइक्रो कूलम्ब की, और ये दोनों सर्टेन डिस्टेंस r पे रखे गए थे इनिशियली। तो जब ये r पे रखे गए थे तो उस केस में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स F था, यानी हम यहां से अगर F लिखना चाहें तो F कितना हो जाएगा, देखिएगा तो ये आपका F हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, मैं K ऐसे ही रहने देता हूं, Q1 की वैल्यू है 4 और माइक्रो कूलम्ब अभी आगे रहने देते हैं उसको यूनिट वाइज वैसे ही, और ये -2 ठीक है अपॉन में डिस्टेंस r। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो इस -2 को कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं क्यों, तो ये हो गया 2। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 8kr। ठीक है, यानी हमने एक मोटा मोटी हिसाब, अभी हम जस्ट एक मोटा मोटी हिसाब लगा रहे हैं कि 4 माइक्रो कूलम्ब और -2 माइक्रो कूलम्ब की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो, अब भाई सिंपल सी बात है कि एक प्लस एक माइनस तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये तो बात सही है। ठीक, अब F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 अपॉन R 8k। ठीक, अब दूसरा जो ये कंडीशन डाल रहा है कि दे एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स F इफ दे आर ब्रॉट इन कंटेक्ट टू ईच अदर, जब उनको पास लाया जाता है, कॉन्टेक्ट में लेके आए, तो यहां पे ध्यान देना है आपको कि दो चार्ज बॉडीज है, पहला हमारा चार्ज बॉडी A है, दूसरा चार्ज बॉडी B है। ठीक है, तो जब अगर इन दोनों का हम म्यूचुअल कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में चार्ज का शेयरिंग करेंगे। अब जब तक ये दोनों कांटेक्ट में है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, A और प्लस B हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना है कि जब दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो A प्लस B टोटल चार्ज आ जाएगा। तो फिर अब इसके बाद जब मैंने इसको फिर अलग कर दिया तो अब क्या होगा, एक और चीज, अभी A प्लस B, A था इसके पास, मतलब इसके पास चार्ज मान लेते हैं A है, इस बॉडी के पास चार्ज B है, दोनों कांटेक्ट में है तो A प्लस B ऐड हुए। ठीक, लेकिन अब जब ये सेपरेट होंगे, जैसे ये पहली बॉडी सेपरेट हुई तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, A प्लस B बाई 2, और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, A प्लस B बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए कि हम कैसे अगर दो बॉडीज को पास में लेकर के आ रहे हैं तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। दो बॉडीज हैं A और B, दोनों पे चार्ज मान लेते हैं, एक पे A चार्ज है, एक पे B चार्ज है, दोनों को पास में लेके आ के अगर पास लेकर के आ रहे हैं तो दोनों सही, सिंपल सी बात है, आपस में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ नेट चार्ज आया, जो नेट चार्ज आया मैं कह रहा हूं A प्लस B नेट चार्ज आया। अब इसमें हो सकता है कि A या B में किसी एक में नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आपस में, जैसे आपने एडिटिविटी ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां से वो फॉलो हो जाएगा। ठीक, तो अब जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो A प्लस B बाई 2 और A प्लस B बाई 2। ठीक है, यहां तो कोई बात
कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाते हैं, ठीक। तो यही भी देख लीजिए, एक है 4 माइक्रोकुलम और एक है -2 माइक्रोकुलम। तो जब दोनों को पास लेके आएंगे तो नेट चार्ज 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2/2, यानी 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सब, मतलब ये आपके समझने के लिए एकदम सी बात है कि भाई ये है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 यहां आ जाएगा और 1 यहां, यानी 1 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम, ठीक। ये भी 1 माइक्रोकुलम। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास अब चार्जेस जो है उनकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 माइक्रोकुलम। तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ डैश, देखिएगा एफ डैश क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि शॉर्ट क्वेश्चन है, बट समझाने का जो एक वे है, क्योंकि यहां पे एक एडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपको चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, के इंटू 1 अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू के बाई आर। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए एफ बाई एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एफ डैश सीधे सीधे 8 आ जाएगा, यानी कि यहां से हमें निकालना क्या है, एफ डैश निकालना है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो फोर्स है वो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चन में ये कह रहा था आपसे कि दो चार्जेस हैं जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखी गई हैं, दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा था। अगर हम उन दोनों चार्जेस को पास लेकर के आए और कांटेक्ट म्यूचुअल कांटेक्ट कराएं तो भाई सिंपल सी बात है कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर उनको फिर उसी डिस्टेंस पे हमने हटा दिया, मतलब उसी डिस्टेंस में जितने डिस्टेंस थे, फिर हमने जब उन दोनों को पास लेकर के आया, म्यूचुअल कांटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको अलग किया और उसी डिस्टेंस में फिर से रख दिया। तो अब फोर्स कितना होगा यही आपसे पूछा था, और ये उसका आंसर है आपका एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 8, जो कि यहां से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, ठीक। चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। ये तो अभी भी बात हुई है कि भाई जितना, अगर 2 चार्जेस हैं, एक है आपका +1 माइक्रोकुलम और कुछ डिस्टेंस पे एक रखा गया है +5 माइक्रोकुलम, तो जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही ये इस पे भी तो फोर्स लगाएगा। दोनों पे फोर्सेस क्या होंगे, अभी मैंने लिखा था ना ये वाली बात, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज तो हम देख रहे थे कि मॉड ऑफ F12 जो होता है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ F21, ठीक है, यानी कि जितना +1 वाला जो है वो 5 पे लगा रहा होगा, उतना ही +5 वाला 1 पे लगाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, ठीक। सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट पे लगेगा भाई, मॉड ऑफ F12 मॉड ऑफ F21, ठीक है। चले आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल। इसमें एकदम बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो चार्जेस आपस में अगर फोर्स लगा रहे तो एक दूसरे के अपोजिट में लगाएंगे बट इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, ठीक। देखिए ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। पहले ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं, मान लेते हैं Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 0.06 मीटर पे है, ठीक। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, ठीक। इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड द अदर बाई 0.4 मीटर देन द फोर्स विल बी। अब अगर इनको हम मूव करा दिए, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 0.4 ही रह जाए, Q1 और Q2, और ये 0.04 मीटर रह जाए, तो अब फोर्स कितना होगा, यानी एफ डैश कितना है ये निकालना है, ठीक। कंडीशन आपके सामने है। करना कैसे, लेंदी मेथड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पता है डिस्टेंस दिया है केवल, तो डिस्टेंस वाला यूज करते हैं। कूलम्ब्स लॉ का सेकंड फॉर्म, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक। तो F1 R1, F2 प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख लीजिए, F1 कितना दिया है 5, F2 निकालना है, और इधर R2 कितना दिया है 0.04, और R1 कितना है 0.06 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिएगा, ये तो पॉइंट हट जाएगा,
मैं इसको सीधे सीधे लिख दे रहा हूं 5 इंटू 36 अपॉन में 16 इज इक्वल टू F2। तो 4 से काट लीजिए, 4 4 जा 4 9 जा 45/4 इज इक्वल टू F2। 11 4 जा 44 होता है, 11.25 कुछ आ जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सॉरी वो ऊपर नीचे हो गया, 11.25 आंसर होगा भाई। ठीक है, मिला लीजिएगा, 11.25 न्यूटन इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन सिंपल था। अब यहां पे आप Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते फिर डिवाइड करते, उससे सिंपल तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सीधे सीधे बोल रहा है कि वो डिस्टेंस के चेंज करने से फोर्स चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि जो कूलम्ब का सेकंड, भाई दो चीजें बोली है कूलम्ब ने। पहला तो बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, और दूसरा बोल रहा है कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया है और यहां से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके टाइम को बचाने में, क्योंकि टाइम होता है कम और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ज्यादा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर। तो ये रही आपकी बातें कूलम्ब्स लॉ पे और चार्ज पे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया देखिएगा एक बार। हमने आज डिस्कस किया कि भाई कूलम्ब्स लॉ, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके क्वांटाइजेशन को भी डिस्कस किया, जहां से एक सवाल बनते हैं हमारे। उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छे से समझा। हमने कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझा कि जब डाइलेक्ट्रिक यानी कि जब मीडियम चेंज करेंगे तो कैसे फोर्स चेंज हो जाएगा। इस पे एक सवाल बनेगा ही बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी हमने देख लिया। तो ये रही आज की चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे जुड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए लेट्स स्टडी इंडिया के साथ। जय हिंद।